तो दोस्तों लाइफ में पहली बार मुझे मौका मिला किसी हॉस्पिटल का ओटी विजिट करने का, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि भाई मुझे क्या क्या देखने को मिला, क्योंकि नीट वाले एस्पायरेंट्स काफ़ी सारे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और इस वीडियो में काफ़ी सारी हमने बातें करी है जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भैया। तो आज के वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही हटके होने वाला है। आज के हम इस वीडियो में गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, उनको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो इनमें हमारा हेल्प जो है वो डॉक्टर सुनीता मैम करने वाली है। मैम वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। एंड पहले तो हम आए हुए हैं जननी हॉस्पिटल, मैम का हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी बात, मैम जो है ये एलन की स्टूडेंट रही है। जी हाँ। तो एलन की स्टूडेंट रही है तो भाई ये भी बताएंगे अपनी जर्नी। अच्छा, कोटा में ही हम शूट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो ये क्या रही इनकी जर्नी, इनकी तैयारी कैसे हुई और फिर से मैम कैसे डॉक्टर बनी और आप कैसे इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आपके लिए हम क्या इस वीडियो में ला सकते हैं, पूरा वो होने वाला है। तो ध्यान से इस पूरा वीडियो को आप देखना, ठीक है। तो मैम आपसे जानेंगे हम सबसे पहले तो कि मैंने तो इंट्रोडक्शन दे दिया, आप बताइए मैम अपने बारे में कुछ बच्चों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता योगी। जैसा कि आपको विदित है, भैया ने भी अभी बताया कि मेरा हॉस्पिटल जो है जननी हॉस्पिटल है और कोटा के श्रीनाथपुरम ए सेक्टर में स्थित है। और मैं खुद एमएस गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एमएस के बाद भी जैसे जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, जैसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, गायनी एंडोस्कोपी है, तो मेरा उसमें भी स्पेशलाइजेशन के बाद एक सुपर स्पेशलाइजेशन होता है जो मैंने आईवीएफ और गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में किया है। और इसके अलावा मैं पिछले 12 साल से मेरा ये जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट नर्सिंग होम है जननी हॉस्पिटल, इसको रन कर रही हूँ। बहुत सारी बातें हैं हम करेंगे मैम से। मैंने क्वेश्चंस वगैरह कुछ लिख के भी लाए हैं और चाहूँगा कि थोड़ा सा विजिट भी कराएं, बच्चों को भी बताएं कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। कोटा में लाखों बच्चे आते हैं देश भर से, आप खुद यहाँ पे पढ़े हैं, तो उन्हें भी थोड़ा गाइड करें आप, है ना, टूर देते हुए हॉस्पिटल का कि क्या रही थी आपकी जर्नी, वहाँ से आप स्टार्ट करें कि कैसे आपका डॉक्टर बनने का जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ, एलन में कोचिंग कैसी हुई, फिर उसके बाद एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बने। मेरा जो प्री मेडिकल में जो सिलेक्शन हुआ था, आज तो इसको नीट बोला जाता है, लेकिन मेरा 27 इयर्स बैक मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब इसको पीएमटी बोला जाता है। AIPMT? हाँ नहीं, AIPMT इज़ डिफरेंट, सेंट्रल पीएमटी जिसको CPMT बोला जाता था, और एक राजस्थान का स्टेट का एग्ज़ाम होता था जिसको PMT बोला जाता था। तो दो तरह के एग्ज़ाम मैंने दिए थे, PMT और CPMT जी। और इसके अलावा ये कौन सी ईयर में? ये 98 में मैंने दिया था। और उस टाइम तो मतलब वो जब मैं दिन याद करती हूँ तो उस टाइम मैं एलन की एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी, गुरु कृपा करके, गुरु कृपा जो रेड उसमें है जी। और हम लोग क्या है साइकिल लेके पढ़ने जाया करते थे। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बताऊँ कि पहले जब 12th तक क्या था कि हालांकि मेरे पास उस समय भी साइकिल ही हुआ करती थी, तो मैं घर से स्कूल जाती थी, साइकिल लेके जाया करती थी और एक ही रूट मुझे याद रहता था, घर का और पहुंचना है स्कूल तक। उस समय बता रही हूँ 12th तक की बात। 12th तक की, ठीक है। अब जब मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि भाई ठीक है, हम इस कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं एलन में, तो तुम भी इसमें एडमिशन ले लो, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई दूसरा रूट पता नहीं था। जब मैं कोचिंग फर्स्ट टाइम गई ना एलन के गुरु कृपा में, मैंने वो तलवंडी का सर्किल देखा, उसको उससे पहले मैंने कभी देखा नहीं था। अच्छा। क्योंकि मतलब पता नहीं, शायद ज़्यादा, हालांकि घूमते फिरते भी थे बचपन में, ऐसा नहीं है, मम्मी पापा ने घुमाया भी, लेकिन उस घर से स्कूल के रूट के अलावा जो दूसरा रूट मैंने देखा वो मैंने तभी देखा जब मैं एलन में एडमिशन के लिए गई और मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ थी। अब वो तलवंडी का सर्किल देखा तो मुझे लगा अच्छा, मतलब उस रूट के अलावा भी दुनिया है। तो वो 12th पास करने के बाद मैंने पहली बार वहाँ पे देखा। ये भाई 90s के ज़माने के ये स्टूडेंट्स है जो बता रहे स्टोरी। तो 27 साल हो गए उस बात को। 98 में हुआ था मेरा सिलेक्शन और फिर मेरी बहुत अच्छी रैंक भी आई थी। गर्ल्स में मैं 11 रैंक थी और मेरे को SMS मेडिकल कॉलेज मिला था। 11th रैंक था आपका? हाँ, पूरी जो राजस्थान की मतलब सेंट्रल में भी मेरी बहुत अच्छी रैंक थी, लेकिन मैंने सेंट्रल का ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि घर से दूर जाना नहीं था। और बेसिकली जैसे कोटा और जयपुर इतना पास हैं, तो अच्छी रैंक की वजह से फिर मैंने SMS मेडिकल कॉलेज ले लिया था। और उस समय गर्ल्स का मतलब मेरे को ऐसा ध्यान है 110 सीट्स हुआ करती थी, जिसमें से मैं 14 पोजीशन पे थी और SMS मुझे मिल गया था एक ही चांस में। तो मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से होता है SMS। तो मतलब मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट
एसएमएस में पढ़ना ही अपने आप में एक बड़ी प्राउड की बात है। तो मैम कितने साल बाद एक स्टूडेंट डॉक्टर बन जाता है, वो 12th के बाद से, मतलब कितने साल लग जाते हैं? हाँ, अब MBBS, आप डॉक्टर हो, आप अपने चैम्बर में बैठ रहे हो। नहीं देखो, ऐसा है कि मैंने जब MBBS करी ना, तो MBBS के बाद ही मेरी जॉब भी लग गई थी। अच्छा। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे अभी के जैसे डॉक्टर्स देख लें, और अभी के नहीं, उस समय भी मेरे टाइम भी क्या था, जब मैंने MBBS करी, तो ये डिपेंड करता है अपनी अपनी सिचुएशंस पे। आपकी खुद की पर्सनल सिचुएशंस कैसी हैं, आपकी फैमिली की सिचुएशंस कैसी हैं। क्योंकि जब मैंने MBBS किया था, तो उसके बाद मैंने एक RPSC का एग्ज़ाम दिया, जो ऑलमोस्ट क्या था कि सारे ही गर्ल्स और बॉयज़ जो भी हमारी क्लास में थे सभी ने दिया। और क्योंकि उस समय आपका नया नया पढ़ा हुआ होता है, सब चीज़ें आपको याद होती हैं, तो हमारा उसमें सिलेक्शन हो गया था और हमने उसको ज्वाइन भी कर लिया। हालांकि हमें पता था कि MD MS भी होती हैं चीज़ें, लेकिन ज्वाइन कर लिया तो ठीक है भाई, अब करनी है मेडिकल ऑफिसर की, सरकारी डॉक्टर बन गए आप, गेजिटेड ऑफिसर बन गए। तो वो भी मुझे बहुत, क्योंकि 24 की एज में मेरी MBBS कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये निकला था 25 की एज में, जब आप जॉब लग गई, सरकारी डॉक्टर बन गए, गेजिटेड ऑफिसर बन गए, तो वो मतलब वो 20 साल पहले की बात मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत ही प्राउड फील होता था उसमें। तो मैम ज़रा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा टूर कराएं अपने हॉस्पिटल का, कि बिल्कुल। क्या सेटअप है। मतलब कि मेरे लिए भी पहली बार है, मतलब इस तरीके का मैं हॉस्पिटल का, हालांकि पहले ही मैंने किया है। ये हमारा रिसेप्शन है, ये जैसे OPD काउंटर है, पेशेंट जब आती है कोई भी मेल फीमेल, तो फर्स्ट उसका यही एनकाउंटर होता है, और जो OPD की स्लिप, एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप कटवा करके, जैसे ये सामने वाला मेरा चैम्बर है। तो डॉक्टर सुनीता योगी, MBBS MS गायने एंड क्या है, OBST, इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गायनी एंड ऑप्स। अच्छा, गायनी एंड है ऑप्स, ना, मेरा ये थोड़ा आप नॉलेज भले पास कमजोर से है दिखा दें, ये MS है। और उसके बाद में एक IVF स्पेशलाइजेशन के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड कोर्स कहा जाता है, तो ये मैंने IVF का एक स्पेशल किया था। अच्छा, राइट मैम। तो ये आपका, हाँ, ये मेरा चैम्बर है, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं सारे। देखिए भाई, देखिए डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स और सारी चीज़ें देखिए। मैं आपको एक थोड़ा समराइज करवा देती हूँ। हाँ। ये मेरा MS का रजिस्ट्रेशन है, जो कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल में होता है। अच्छा। है ना, चाहे हम MBBS करें चाहे MS करें, उसके बाद हमें एक रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल से हैं। और उसके बाद ये मेरा MS का ये है, ये इसमें जो डिग्री दी जाती है ना, कि सुनीता योगी मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी, तो ये डिग्री का रहता है, ये रजिस्ट्रेशन का रहता है। और उसके बाद मैंने जो IVF के लिए किया था, वो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से किया था, और ये IVF का जो स्पेशलाइजेशन होता है, ये उसके लिए है एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। अच्छा, तो मैम ये क्या होता है, लाइक IVF, मतलब कि थोड़ा एजुकेट करने के हिसाब से अगर अपन जानना चाहें तो? बेसिकली देखो, IVF जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, अगर इसको शॉर्ट में बोला जाए ना, IVF, इसका लिटरल मीनिंग जो ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा इसको अपन कहते हैं ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्योंकि बेसिकली आजकल क्या है कि लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि आज से, जब हम MBBS कर रहे थे तब IVF की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके। तो अब ये मान लो कि भाई 25 ईयर्स मान लो उस टाइम को, तो 25 ईयर्स में आप ये देखिए कि लाइफ स्टाइल जो यूथ का चेंज हुआ है। क्योंकि आज जो स्टूडेंट है, ऑब्वियसली कल को वो कॉलेज में जाएंगे, पास आउट होंगे, जॉब लगेगी, मैरिज भी करेंगे, तो ये जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, इससे इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। ओवरऑल अगर अपन जैसे एशरे है या फिर वर्ल्ड की अगर गाइडलाइंस देखें, तो ओवरऑल मेल्स में भी स्पर्म्स काउंट कम हुए हैं, फीमेल्स में भी ओवुलेशन कम हुआ है, तो इनफर्टिलिटी मतलब डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन बढ़ा है। तो ऐसे कपल जो कि मेडिकल मैनेजमेंट, पहले हम कोशिश करते हैं कि भाई दवाइयों से वो ठीक हो जाएं, फिर दवाइयों से उनका ठीक है कंसेप्शन हो जाए, है ना, बहुत सारे टेस्ट वगैरह हम लोग करके देखते हैं, और लास्ट में जब लगता है कि नहीं अब हो गया, अब नहीं कंसीव हो पा रहा है, कुछ ट्यूब्स बंद हो गई, कुछ अंडे बनने में दिक्कत आ रही है, स्पर्म्स काउंट्स ही नहीं है, तो ऐसे कपल्स के लिए जिनकी एज भी हो जाती है 30s के बाद में, तो फिर हम IVF की उनको सलाह देते हैं। तो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लेके आए हैं आपसे पूछने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा घूमते हुए भी हम बातें करें। हाँ। तो मैम हमें लेके आ गई है, ये OT वगैरह है यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था मैम से कि मैम एक बार मुझे OT देखना है, कि मैंने कहा आज तक जीवन में OT देखा नहीं है। मैम ने हमारे लिए स्पेशली प्रिपेयर करके रखवाया है यहाँ पे OT, और अब हम जूते चप्पल चेंज करके जा रहे हैं। वो ग्रीन वाला पहनना पड़ेगा क्या, वो
नहीं, वो एक्चुअली में हम लोग जब सर्जरी करते हैं ना तब तो कंपलसरी है। सर्जरी तो हम इस तरह से की ड्रेस में नहीं कर सकते। लेकिन कोई नहीं, अभी सर्जरी नहीं है, जस्ट हमें बातचीत ही करनी है, तो आई विल अलाउ। सो शूज ऑफ। हाँ बिल्कुल। ओके ये हमने चेंज कर लिया, ठीक है। ओके राइट, आइए स्वागत है आपका भी ओटी में। चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगी कि केस शुरू होने से पहले भाई मैं बहुत ही ईश्वर में आस्था रखती हूँ। तो कोई भी काम हो, चाहे वो सर्जरी ही क्यों ना हो, तो मैं हमेशा ईश्वर का हाथ जोड़ के ही ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करती हूँ। ओके ये अच्छा, ये लाइट वगैरह लगा रहता है ना, ये मूवीज में देखते हैं अपन। अच्छा मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा है। ये हमारे ओटी असिस्टेंट हैं अरविंद जी, जो कि जब भी हम सर्जरी करते हैं तो साथ में वॉश भी होते हैं और सर्जरी असिस्ट करवाते हैं। ये सारे मशीनें इतने वो जो टी 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 बी बी वो सब करते रहता है, वो हाँ, क्या रहता है? मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। एक एनेस्थीसिया का, देखो जो आपका बीपी नाप दे, मेडिकल बीपी वाले बांधो स्टूडेंट इनके। हैं। आप चाहें तो यहाँ बैठ जाएं, अभी आपका बीपी नाप देते हैं। अच्छा आप यहाँ अच्छा यहाँ बैठूँ? हाँ बिल्कुल। ओके ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, टेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे भी। तो ये ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर। अच्छा, अभी जैसे हम जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं, वैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं गायनी सर्जरीज ही करती हूँ। और गायनी में भी बहुत तरह की सर्जरी होती है। सही है। तो नहीं लगा रहने दीजिए थोड़ी देर। तो गायनी की जो मेरे को ये हो रहा है टेंशन की। अच्छा चलिए कोई नहीं, हटा दीजिए। हाँ ठीक है मैम। तो गायनी की जो सर्जरीज होती हैं वो मतलब काफ़ी तरह की होती हैं। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो एक तो ओपन सर्जरी होती है, जिस पे आप ये समझिए कि हम पेट पे एक इंसिजन लगा के, एब्डोमेन इंसिजन लगा करके करते हैं, जिसमें आप पूरा अपनी आँखों से पूरा देख पाते हैं ओपन करके, है ना। और दूसरी होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं, जैसे देखिए ऊपर सबसे ऊपर है तो मॉनिटर है। लैप्रोस्कोपी का क्या मतलब होता है? लैप्रो का मतलब होता है एब्डोमेन, है ना, और स्कोपी मतलब देखना। तो हम एब्डोमेन में इंसिजन नहीं लगाते, एक छोटा सा नेक आता है जिसके थ्रू स्कोप डालते हैं। लैप्रोस्कोपी का मतलब क्या है? विजन ऑफ द एब्डोमेन बाय ये स्कोप। तो स्कोप डाला जाता है एब्डोमेन के अंदर और उसका विजन आपको दिखता है यहाँ पे। और वो दिखेगा कैसे? ऑब्वियसली केबल्स वगैरह उसके जुड़ेंगी, तो ये सारा। और पेट, ऐसे तो हमारा पेट बिल्कुल फ्लैट होता है, तो ऐसे हम देख नहीं सकते, उसको एक गैस से इन्फ्लेट करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे एक सिलेंडर है कार्बन डाइऑक्साइड का। और तो इस CO2 थोड़ा सा एब्डोमेन में हम इन्फ्लेट करते हैं, तो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं विजुअलाइज हो जाते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं। और ये जो आपको मशीन देख रहे हैं, इलेक्ट्रो सर्जरी की मशीन्स होती है। जैसे जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो ऑब्वियसली स्कैल्पल से कट और इंसिजन वगैरह लगा देते हैं, लेकिन जब आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हो तो आपको फिर इलेक्ट्रो सर्जरी यूज़ करनी पड़ती है, जो कि कुछ मशीन्स आती हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स आते हैं, जिनसे कि वो कोगुलेट हो जाता है, कट जाता है जो भी टिश्यू हमें कट करना होता है। उसके अलावा मतलब ये काफ़ी तरह की सर्जरीज होती हैं। जैसे एक वो कैमरा है जिससे हम देखते हैं, और ये पूरा फाइब्रो ऑप्टिक केबल होती है। वाह पर इतनी सारी चीज़ें। हाँ, ये तो अभी मैं बड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। अच्छा शॉर्ट। हाँ, और इसके अलावा ये एक दूसरा जो पीसी आप वहाँ पे देख रहे हैं, उससे हम क्या रिपोर्टिंग करते हैं पेशेंट्स की। अच्छा। है ना, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का कोई फाइब्रोइड का ऑपरेशन कर दिया। जैसे यंग गर्ल्स में आप देखो ना, एंडोमेट्रियोमा बहुत कॉमन होता है और डर्मोइड्स कॉमन होते हैं, है ना, PCOD की ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो अब उससे हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे सकते हैं और एक उसमें सॉफ्ट कॉपी भी देख सकते हैं उसको, और इसका प्रिंट आउट भी निकल जाता है। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर फीड रहता है। बेसिकली देखो क्या होता है कि PCOD जो होती है ना, वैसे तो हार्मोन डिस्टर्बेंस ही है, तो इनको है ना प्रिवेंशन के साथ साथ मतलब कंट्रोल भी किया जा सकता है। जैसे अभी बच्चों का मैंने देखा है कि फ़ास्ट फूड खाने की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, बहुत देर तक बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग हो जाती है उनकी, तो बॉडी की क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाती, है ना। क्योंकि क्या होता है, पूरी जो बॉडी है ना, बॉडी एक ऐसी मशीन है कि आप उसको काम में लोगे तो वो स्मूथ फंक्शनिंग करेगी। जैसे होता है ना, हमारे मम्मी पापा या दादा दादी कहते थे, अरे भाई कोई मशीन काम में नहीं आएगी तो जंग लग जाएगा। तो एक तरह से लेमैन की भाषा में ऐसे ही है कि जब आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करोगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो जंग का मतलब होता है कि वो डिलेड रिलीज ऑफ हार्मोन होने लग जाएगा। तो इस तरह से सारी ओबेसिटी बढ़ जाती है, थायराइड डिस्टर्बेंस हो जाता है, हार्मोन्स जो होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इस वजह से मोटापा बढ़ना, ये बढ़ना, ओवुलेशन लेट होना, तो इस वजह से सारा इफेक्ट आता है इसमें। अगर हो गया तो क्योर क्या हो सकता है? कैसे उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, या
कैसे डॉक्टर्स के पास जाएं, कैसे उसको दिखाएं, क्या करें उस केस में? हाँ देखो, पीसीओडी क्या होता है, सबसे पहले तो इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है पीसीओडी का। जैसे मैंने बताया कि सोनोग्राफी से आपने इसको डायग्नोस कर लिया, ठीक है। अगर महिला जो है, जो गर्ल है, अगर वो मैरिड है तो फिर, और सोनोग्राफी से बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो हम ड्रिलिंग उसकी कर देते हैं। लेकिन सर्जरी पे जाने से पहले क्या होता है, 3 चीज़ें मैं हमेशा पेशेंट्स को बताती हूँ, चाहे वो अनमैरिड लड़की हो चाहे मैरिड लड़की हो, कि भाई आपको सबसे पहले तो वेट रिड्यूस करना है ना। पीसीओडी हालांकि लीन पर्सन्स में भी हो सकता है, ओबीज में भी हो सकता है ना। तो लीन की थेरेपी अलग तरीके से होती है, ओबीज की अलग तरीके से हो रही है। तो अभी अपन पहले ओबीज वाली बात करेंगे। तो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में क्या है कि सबसे पहले आप उसको ये बोलो कि भाई वेट रिडक्शन है ना। अब हाँ है ना, वेट रिडक्शन ऐसा तो है नहीं कि आपके पास मान लीजिए कोई 96 केजी की आ गई, हालांकि हमारे पास आती भी है ऐसी फीमेल। अब आप उसको ये सोचो कि नहीं इसका अगले महीने ही 46 आ जाए, 56 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं फिर उनको एक चार्ट बना के देती हूँ कि आपको हर महीने 3 to 4 kg डोज करना है, तो कम से कम 6 to 7 मंथ आपकी ये थेरेपी चलेगी, है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि सडन वेट लॉस इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर हेल्थ, है ना। तो वो नहीं करना चाहिए अपने को ना, ग्रेजुअल उसका रिडक्शन हो। तो वेट रिडक्शन से क्या होता है, सारी जो फिजियोलॉजी होती है वो पूरी वापस रिवर्ट होने लग जाती है, और एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है बॉडी की वो रिगेन हो जाती है। उसके अलावा जैसे डाइट पे आ जाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, फिर जाके मेडिसिन का रोल आता है। अब कुछ पेशेंट्स तो ऐसी होती हैं कि उनको कुछ मतलब ठीक है ना, बच्चे भी होते हैं, मतलब क्या होता है कि जैसे 15 से 20 साल की लड़की आ गई या उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है ना, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, ये करें। तो उनको फिर हम रूम पे ही 20 मिनट की एक एक्सरसाइज बता देते हैं, और हमने एक वीडियो बना रखा है उसका, तो वो उसको समझा देते हैं कि आपको ऐसे करनी है अगर आपके एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा उनका टाइम भी खराब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो जाता होगा। हाँ बिल्कुल। तो और क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली आपके पास लेके आते हैं? जैसे ज़्यादातर जो गर्ल्स जो आती हैं, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो गर्ल्स से ज़्यादा फेस टू फेस होती हूँ, तो गर्ल्स आती है हमारे पास, पीरियड लेट हो गया, पीरियड नहीं आ रहा मैडम, एग्ज़ाम है ना। ओबेसिटी की प्रॉब्लम से आती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो सीधा सोनोग्राफी करा लेती हैं जिसमें पीसीओडी डिटेक्ट हो जाता है ना। पीसीओडी हो गया, ओबेसिटी हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। और कुछ गर्ल्स ऐसी भी आती हैं कि मैम पीरियड्स में बहुत पेन होता है, डिसमेनोरिया जिसको बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसी भी आती हैं, मतलब 15 से 20 वाली गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, कि मैम ये मेरी फ्रेंड तो इतनी पतली दुबली है, इतना खाती है, इसको कुछ अंग ही नहीं लगता है ना, ये बिल्कुल लीन एंड थिन है ना, फिर अंडरवेट जिसको कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। कुछ गर्ल्स ऐसी आती हैं जिनकी की फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है ना, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। मैम देखो इसके चेहरे पे इतना हेयर आ गया है ना, इसके मुस्टोक अपीयर होने लग गई है। तो मतलब एक ऑब्वियसली एडोलेसेंट गर्ल में अगर अनवांटेड हेयर ग्रोथ है तो वो भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, अब नॉर्मलिटी की तरफ बताता है। तो ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है ना, पीसीओडी, थायराइड, ओबेसिटी, अंडरवेट होना, पीरियड्स लेट होना, डिसमेनोरिया। इतने टाइम हो गया मुझे, 20 ईयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेशेंट जैसे ही अपनी हिस्ट्री देना शुरू करती है तो हमें पता चल जाता है ना, टेस्ट कराने की भी ऐसे हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि द वे ऑफ टेलिंग ऑफ हिस्ट्री कंप्लेंट्स, तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि भाई इसका क्यों डिले हुआ है पीरियड, है ना। तो कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि मैम पीरियड मिस हो गया, तो ठीक है, इसमें पीसीओडी भी एक कारण होता है, थायराइड भी एक कारण होता है, कई बार ओबेसिटी की वजह से भी नहीं आता। कई मान लीजिए एडोलेसेंट गर्ल्स में डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन होता है ना, शुगर के एबनॉर्मलिटी से भी पीरियड लेट हो जाता है। लेकिन क्या है, सारी गायनिक का, क्योंकि हमेशा एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है मेडिकल साइंस में। एक्चुअली में क्या होता है कि देखो, हर डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है ना, एक कहते हैं ना कि एक ही तरह से सारी का, वन ड्रेस इज़ नॉट फिट फॉर ऑल, है ना। ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि ये सबको देना है ना, तो सबका ईटियोलॉजी जाननी पड़ती है ना, कारण जानना पड़ता है। अब मान लीजिए जैसे कुछ ओबेसिटी करके आ गई पेशेंट, है ना, और अब आप उसको क्या एडवाइस करोगे कि भाई तुम अपना शुगर टेस्ट करवा लो, थायराइड टेस्ट करवा लो, है ना, ठीक है। अब वो भी अगर मान लीजिए पेशेंट में अब नॉर्मल आता है, तो अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स,
हम लोग उसका इलाज करते हैं। गर्ल्स जो डाइटिंग करती हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो क्या होता है कि डाइटिंग वर्ड है ना, ऐसे नहीं कि आपने है ना सेल्फ अपना बना लिया प्रोटोकॉल कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और आपने स्टार्ट कर दिया ना। बेसिकली क्या होता है, जैसे डाइटिंग हम किस में एडवाइस करते हो भाई, अगर ओवर वेट वो जा रही है, अगर उसका बिल्कुल पीरियड्स इरेगुलर हो गया, उसकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ उसकी हैम्पर हो रही है, तो बेसिकली मेरा तो मानना ये है कि भैया एक डाइटिशियन की आप सलाह लें, पूरा प्रॉपर आप अपना चार्ट बनाएं कि कौन से आपके प्रोटीन की कमी आ रही है, कौन से फेट की ज़्यादा आ रहा है। तो उस तरह से आपने ये नहीं कि मतलब फास्टिंग रह लिया, सुबह खाना नहीं खाया है, शाम को खाना नहीं खाया, तो उसको अपन फास्टिंग नहीं कह सकते। क्योंकि जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा ना BMI के अकॉर्डिंग होती है। तो आप अपना वेट और हाइट चेक करें और कितनी कैलोरीज़ हमें हैं, और इसका आराम से एक चार्ट बन जाता है कि भाई इतने प्रोटीन के अकॉर्डिंग हमें ये लेना है, इतने कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग। तो वो एक्चुअली में हम लोग तो डाइटिशियन रखते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कंसल्टेशन दी जाती है डाइटिशियन की, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट बनाते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से हमें डाइटिशियन नहीं बनना है, एक प्रॉपर सलाह लेके ही हमें करनी है। तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चों की, अगर आपके पास आते हैं तो? अच्छा, एक हमारी जो ACOG होती है ना, मतलब पूरी जो एसोसिएशन होती है गायनी के डॉक्टर्स की, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ गायनी की, तो उसमें क्या है कि एक गाइडलाइन है ना। जरूर एक्चुअली में क्या है कि मानसिकता जो है हमारी सोसाइटी की, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हम लोग बहुत चेक करते हैं, चाहे वो अनमैरिड गर्ल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे मेल ही क्यों ना हो, है ना। जब बीमारी शुरू हो जाती है ना, तब हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अभी आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लो या दूसरी अदर कंट्रीज़ में देख लो, तो वहाँ पे गाइडलाइन जारी होती है कि भाई आपको बीमारी हो चाहे नहीं हो, आपको चेक कराना है, स्क्रीनिंग करानी है। तो ऐसे ACOG की जो गाइडलाइन है इंडिया में, वो ये है कि 13 से 15 साल की जो गर्ल्स हैं उनको आपको चेक कराने आना ही आना है, चाहे उनको कोई कंप्लेन ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि कोई अगर अंदरूनी बीमारी हुई तो माँ अगर मेडिकल फील्ड में नहीं है तो कैसे रिकॉग्नाइज़ करेगी। कई बार आप देखिए बच्चियों के पीरियड्स ही शुरू नहीं होते हैं, 16-17 साल तक की हो जाती है, उनको पीरियड्स ही शुरू नहीं होते हैं। तो अब मदर कब लाएगी? पीरियड जो शुरू होने की डेट होती है वो 11, 12, 13 साल में, मिनार्की जिसको बोलते हैं ना, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन एडोलेसेंट गर्ल्स, तो वो हम मिनार्की बोलते हैं। अब 13 अपन मैक्सिमम लिमिट मानते हैं। अब उस गर्ल को अगर पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है तो ज़्यादातर मैंने ये देखा, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, 2-3 साल तक तो वो वेट करते हैं कि नहीं स्टार्ट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो क्या है कि अब देखो पीरियड स्टार्ट नहीं होता है तो उसके भी बहुत सारे हैं कि भाई इम्परफोरेट हाइमन होती है, कई बार यूट्रस ही नहीं होता। अब मान लीजिए यूट्रस है गर्ल के और लेकिन इम्परफोरेट हाइमन है, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन का ब्लड तो इकट्ठा होता रहेगा लेकिन उसको एग्जिट नहीं मिल रहा है, तो है ना। तो ये बड़ी डेंजरस कंडीशन हो जाती है क्योंकि वो रिवर्स फ्लो होने लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो इम्परफोरेट हाइमन उसको बोलते हैं। तब फिर मदर या फादर उसको लेकर के आते हैं कि भाई इसको बहुत पेन हो रहा है। और अब आप पूछो कैसे हो रहा है, हर महीने ही होता है पेन, है ना, क्योंकि ये दूसरा दर्द तो है नहीं, जैसे रीनल स्टोन का पेन हुआ वो कभी भी उठ जाएगा, उसका कोई साइकिल नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, किसी को पथरी होती है तो स्टोन वाला जो पेन होता है वो कभी भी उठ जाएगा, उसका कोई ड्यूरेशन नहीं है कि भाई 28 दिन बाद ही होगा, 25। लेकिन ये जो इस तरह की गर्ल्स है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया इम्परफोरेट हाइमन वाली है, तो हर 28 दिन में मतलब हर महीने पेन होता है। तो ये टिपिकल हिस्ट्री वो देते हैं उसके पेरेंट्स भी और गर्ल भी। तब फिर सोनोग्राफी कराई जाती है और सोनोग्राफी में ब्लड कलेक्शन दिखी जाता है, यूट्रस में तो इम्परफोरेट हाइमन होती है तो उसका एक छोटा सा निक लगाया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गायनी में एक्चुअली में समस्याएं भी काफ़ी सारी हैं लेकिन समाधान भी बहुत हैं। तो किसी भी चीज़ से मैंने ये देखा है कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मान लीजिए पीडियाट्रिक्स का है, न्यूरो का है, तो लोग बड़ी ठीक है साहब गठान हो गई, बड़ी इजीली सर्जन के पास जाके दिखा देते हैं। लेकिन गायनी की जब कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे उसको पीरियड नहीं आ रहा हो, चाहे उसको पीरियड ज़्यादा आ रहा हो, चाहे उसको बच्चा नहीं लग रहा हो, लोग सालों तक इंतज़ार करते हैं। मतलब बहुत, जैसे 13 साल में पीरियड शुरू होना चाहिए लेकिन वो लाते कब है 16-17 में, इसलिए क्या है, और 16-17 में काफ़ी लेट हो जाता है ना। तो क्या है कि ACOG ने एक ऐसी गाइडलाइन बनाई है कि वेदर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम और नॉट, आपको दिखाना ही है 13 से 15 साल में हर गर्ल को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लाना ही चाहिए। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो
जागरूकता जैसे बढ़ी भी है, अवेयरनेस चीज़ों को लेकर के, और अवेयरनेस बढ़ेगी तो हो सकता है एक ये स्टैंडर्ड भी इंडिया में शुरू हो जाए कि नहीं 13 से 15 में। अभी काफ़ी सारी महिलाएं तो अपनी बच्चियों को लेकर के आती हैं कि नहीं हमको इसको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगाना है, लेकिन अभी भी एक्सेप्टेंस इतनी नहीं है सोसाइटी में। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, पर एक क्वेश्चन बच रहा है कि जैसे कि मैम आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, इससे काफ़ी बच्चों को हेल्प भी मिला होगा, वो एजुकेट भी हुए होंगे। तो इतने सारी चीज़ें मतलब कि आप कैसे संभालते हैं, लाइक पूरे करियर, फिर उसके बाद फैमिली, सब हॉस्पिटल संभालना, फिर उसके बाद चिल्ड्रंस को भी, जैसे आपने बताया कि जो आपके बच्चे उन्होंने आईआईटी का पेपर दिया, अभी उनको कॉलेज में जाना भी है, तो लाइक कैसे सब हैंडल कर लेते हैं? एक्चुअली में क्या होता है कि गायनेकोलॉजी ब्रांच ही ऐसी है जो आपके जैसे कहते हैं ना दुर्गा माता की तरह 8 हाथ बना देती है। तो अभी मतलब ठीक है, वो धीरे धीरे आपकी एक लाइफ स्टाइल चेंज ऐसे हो जाती है अपने आप ही कि जैसे फैमिली है, मैंने जैसे कहा कि एमबीबीएस के बाद ही मैंने शादी कर ली थी। मैंने इस चीज़ का वेट नहीं किया था कि मैं स्पेशलाइजेशन ही करूँ, एमएस एक डेडलाइन जो बहुत सारे डॉक्टर्स बना लेते हैं या बहुत सारे अदर फील्ड में भी बना लेते हैं कि हमें ये अचीव होगा, हम इस पोस्ट पे जाएंगे, हमारी ये डिग्री हो जाएगी, तभी हम शादी करेंगे। तो मैं सभी यूथ से ये कहना चाहूँगी कि ऐसी कोई डेडलाइन ना बनाए कि मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊँ तभी मैं मैरिज करूँ, मेरा एमडी में सिलेक्शन हो जाए या मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने हमेशा मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी फैमिली लाइफ को, मेरे करियर को हमेशा साथ साथ चलाया। और मैंने इन कंपैरिजन ये देखा है मेरे जो फेलो कलीग्स हैं कि मैं ही मतलब ये तारीफ़ नहीं करनी चाहिए खुद की, लेकिन आई एम द मोस्ट सेटिस्फाइड डॉक्टर, जो कि फैमिली भी मेरी बहुत हैप्पी है और मैं भी हैप्पी, और प्रैक्टिस भी मेरी बहुत अच्छी चलती है। देखिए आप मॉडर्न एरा में जैसे आईवीएफ मैंने लॉन्च किया, डॉक्टर साहब ने भी मेरी हेल्प करी। बच्चा मेरा बहुत छोटा था उस टाइम, आप ये मान लीजिए 1-2 साल का ही था जब मैं इसको छोड़ के मैंने पीजी, और पीजी में इतनी हार्ड हमारी ड्यूटीज़ होती थी, एमएस जब हम करते थे पूरे 72 आवर्स तक, डे नाइट 3 दिन आप लगातार वार्ड में हो, लेबर रूम में हो, डिलीवरीज करवा रहे हो। भाई ऑपरेशन करना सीखना इतना वो बहुत मुश्किल दौर होता है। 3 साल आप ये मान लीजिए जैसे कि ग्लव्स पहन रखे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, वो मिला कुचेला सा एप्रिन हम लोग पहनते थे, बहुत सारा कागज, इन्वेस्टिगेशन की स्लिप उसमें होती थी। तो ये बड़ा बेटा मेरा उसी स्ट्रगल के दौर में बड़ा भी हो गया, ये भी हो गया, इसको थोड़ी शिकायतें भी रही कि मम्मी मेरे साथ नहीं रही। पर जब मैं पीजी करके आई तो ठीक है, ये धीरे धीरे समझ भी गया कि मम्मी क्या कर रही थी। और ये छोटा वाला तो हमारा थोड़ा मस्त है क्योंकि इसके टाइम इसने मेरे को पूरा सेटल देखा। मैम के दोनों बच्चे हमारे साथ में हैं यहाँ पे, हाय कर दो कैमरे पे। हाय। क्या नाम है आपका? कर्मण्य योगी। आपका? ईशिर योगी। ओके, आपका हेयर स्टाइल तो काफ़ी मस्त है। किसने, मम्मी ने करवाया या खुद से? नहीं, खुद से ही। अच्छा, खुद से ही। तो आपने अभी सर आईआईटी का पेपर दिया? हाँ, अभी आईआईटी में हुआ है मेरा, और एनआईटी से कुछ ऑफर्स आए थे, कुछ प्राइवेट से आए थे, अभी वीआईटी से आया है एक सीएस। तो कौन सा कॉलेज जाने सोच रहे हो? अभी थोड़े ऑप्शंस ओपन रख के चल रहा हूँ मैं, अभी तो है टाइम थोड़ा 1 महीने का, उसके बाद ही डिसाइड करूँ। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कौन से क्लास में? मैं अभी 6th क्लास में हूँ। अच्छा, तो आपकी कैसी चल रही है पढ़ाई? मेरी सही। तो घर में तो सभी मतलब कि पढ़े लिखे, आपके पापा भी, मैम भी डॉक्टर हैं, तो पढ़ाई तो घर में पूरी हो जाती होगी, गाइडेंस पूरा मिल जाता होगा। हाँ। तैयारी के तो आप क्या बड़े होकर बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ डिफरेंट फील्ड में जाना है आपको? मेरे को स्पोर्ट्समैन बनना है। अच्छा, स्पोर्ट्समैन बनना है। कौन सा स्पोर्ट्स आपको ज़्यादा पसंद आता है? यहाँ तक कि फुटबॉल या फिर क्रिकेट। अच्छा, तो टाइम देती है मम्मी आपको घर में? हाँ। अच्छा, चलिए जी, बहुत अच्छा। तो बच्चे भी खुश हैं तो आप? हाँ, एक्चुअली में देखो बच्चों का जैसे कई फैमिलीज़ में मैं जैसे पेपर्स में भी पढ़ती रहती हूँ, सुनती हूँ, मतलब जहाँ पे भी कोचिंग चलते हैं कि पेरेंट्स ने फोर्स डाला इसलिए हमने ये सब्जेक्ट लिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है सारी फैमिलीज़ में ही। जैसे अभी मेरा तो हॉस्पिटल अच्छा खासा मैं चला रही हूँ इसको, लेकिन मेरे बेटे ने तो बायो चूज़ नहीं करी है ना, हमने इसे छोड़ दिया था कि भाई तुम्हें जो करना हो वो करो तुम, है ना। तो इसने आईआईटी को पसंद किया, मैथमेटिक्स साइड में गया। तो कई बार मुझे इस तरह से जो खबरें आती हैं कि माँ बाप ने फोर्स किया, तो मुझे नहीं लगता कि माँ बाप ज़्यादा फोर्स करते हैं, क्योंकि माँ बाप भी उसी चीज़ में खुश है जिसमें बच्चा खुश है। तो एक यूथ को ये भी समझने की ज़रूरत होती है, जब भी आप किसी बच्चे का इंटरव्यू पढ़ते हैं ना कोचिंग वाले का, तो मेरे मम्मी पापा ने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसा ले लिया, तो ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। तो आप अपनी पसंद से भी आगे बढ़ते ही हैं, और
कोई कंपल्शन है नहीं पेरेंट्स का ऐसा। तो सारी पॉइंट्स हमने कवर कर ली, हमने एंट्री से लेके और सारा ओटी में भी जाके आपको चीज़ें दिखा दी, मैम से बातें भी कर ली, बहुत सारे क्वेश्चंस ले भी लिए यूथ के। तो अब इंटरव्यू ख़त्म करा जाए मैम। बिल्कुल। तो अगर आपको यहाँ पे आना है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि सोच रहा है, जिनको कुछ इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, तो मैम के पास आ सकते हैं। काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं हाँ, बच्चे, बिल्कुल आ सकते काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हैं। और तो ये हॉस्पिटल का सारा डिटेल जो है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। कोटा में ही है, आप आराम से अगर कोटा शहर में रह रहे हैं तो ऑटो वगैरह पकड़ के आराम से इजीली आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू मैम, थैंक्स कि आपने इतना टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, सारी चीज़ें बता पाएँ। और मेरा भी था कि मैं कुछ और चीज़ें कवर करते रहूँ बच्चों के लिए, ताकि उनको हेल्प मिलते रहे। पहले भी मैंने कुछ हॉस्पिटल्स के कवर कर रहे हैं और इस बार भी मेरा डिफरेंट टॉपिक था, अलग हॉस्पिटल। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर टाइम, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, बाय बाय, टेक केयर।